हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करंट बर्निंग इश्यूज में। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है ओबीसी उपवर्गीकरण पर रोहिणी पैनल की रिपोर्ट। ठीक है, जो जस्टिस जी रोहिणी है उनकी जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है जिसमें कि ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन पर बात की गई है। मैं आपको एक बार न्यूज़ दिखा देता हूं, न्यूज़ देख लीजिए। रोहिणी पैनल सबमिट्स लॉन्ग अवेटेड रिपोर्ट, व्हाट इज द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन पर बात होनी है। मतलब कहने का कि ओबीसी के अंदर जो बहुत सारी जातियां जैसे कि लगभग 2600 जातियां हैं जो वो उसके अंदर शामिल हैं और इनके भी सब कैटेगराइजेशन की बात हो रही है, क्योंकि एक ये बड़ा आरोप जो लगता है वो ये है कि बहुत बड़ा तबका ऐसा है, लगभग 75% का तबका ऐसा है जो कि जो आपका ओबीसी में मिलने वाली जो फायदे हैं, ठीक है, जो ओबीसी का रिजर्वेशन से मिलने वाले फायदे हैं। आपको पता है कि रिजर्वेशन के तहत जो कि आपकी जॉब्स पर यानी नौकरियों पर और साथ में शिक्षा के संस्थानों में एडमिशन वगैरह के लिए जो उनको रिजर्वेशन मिलता है उसमें मात्र 25% जातियां ऐसी हैं जो उसका सही इस्तेमाल कर पा रही हैं, मतलब जिनको उसका फायदा हो पा रहा है। मतलब कि 2600 में से बहुत ही कम ऐसी जातियां हैं जो उसका यूज कर पा रही हैं और वही जातियां बार बार रिपीट होकर के उनका यूज हो रहा है, लेकिन सबके पास वो फायदा नहीं पहुंच पा रहा। तो इसलिए यहाँ पर सब कैटेगराइजेशन करने की नीड है जिसके तहत ये डिसाइड किया जाएगा कि किसको कितना % मिलना है। हालांकि ये रिपोर्ट अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, लेकिन क्या है इसके बारे में विस्तार में हम चर्चा करेंगे। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं हमारे P2I बैच के बारे में। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू ये हमारा बैच है जो कि इंग्लिश और हिंदी तीनों में अवेलेबल है। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं जो कि 11 अगस्त से शुरू होगा, सुबह के 8 बजे से इसका बैच स्टार्ट हो जाएगा। फीस की अगर मैं बात करता हूं तो फीस 70,000 है, लेकिन अगर आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 29,999 में ये एडमिशन, ये वाला जो कोर्स है ये मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं ओबीसी कैटेगराइजेशन की, ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन की। ठीक है, इसके लिए आपकी जो जस्टिस जी रोहिणी की कमीशन, जस्टिस जी रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो अभी आई है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जो रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो 2017 में इनको ये काम सौंपा गया था और अब जाकर के 2023 में ये रिपोर्ट आ पाई है। ठीक है, और इस बीच में 14 बार इसको एक्सटेंड किया गया है, 14 बार इसको एक्सटेंड किया है। किस मामले में देख लेते हैं। देखिए ओबीसी के लिए आपको ये बात पता होगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसमें लगभग 2600 जातियां शामिल हैं, 2600 जातियां शामिल हैं और इसके तहत 27% कोटा है जो वो दिया जाता है। कितना? 27% कोटा है जो इनको मिलता है। किस काम के लिए? आपकी नौकरियों के लिए, नौकरी में, और दूसरा शिक्षा, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के में एडमिशंस वगैरह के लिए। ठीक है, नौकरी और शिक्षा के लिए इसमें इतना मिलता है। ठीक है, इसकी शुरुआत अगर आप कहेंगे तो कहां से हुई थी, तो मंडल कमीशन आपको याद होगा 90s के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स के आधार पर ये 27% कोटा है जो वो इनको दिया गया था। ठीक है, इसमें कितने हैं? 2600 कैटेगरी शामिल है। ठीक है, इसके अंतर्गत 2600 जातियां इसमें शामिल है। अब इसके लिए एक बात चलती है कि भाई ओबीसी में जितने भी लोग हैं टोटल, इसके 97%, इसका जो 97% फायदा है, जो 97% फायदा है वो किसको जा रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ 25% जातियों को जा रहा है। टोटल का सिर्फ 25% जातियां ऐसी हैं जिनको 97% जा रहा है। मतलब मैं यहां पर बस इतना कहना चाह रहा हूं कि बहुत कम ऐसे लोग हैं, ओबीसी के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, ओबीसी के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बराबर का फायदा उठा पा रहे हैं। मतलब कि कुछ जातियां तो ऐसी हैं जो ओबीसी में आती हैं और इसका पूरा फायदा उठा रही हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सी ऐसी जातियां यहां पर मौजूद हैं, लगभग 75% इतने जातियां यहां पर मौजूद हैं जो ओबीसी में तो आती हैं लेकिन इसका फायदा नहीं उठा पा रहे। ठीक है, तो
इसलिए यहां पर यह बात कही गई कि भाई इसका एक सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, जिसके लिए जी रोहिणी कमीशन का गठन हुआ और इनको ये आया कि भाई आपको ये रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो जब इनके लिए ये बात आई थी, तो जब ये मतलब ये हुआ कि आपको रिपोर्ट देनी है, तो कई तरह के अलग अलग तरीके की परेशानियां आई, जिसमें से एक परेशानी कास्ट सेंसस को लेकर के थी। किस चीज को लेकर के? कास्ट सेंसस, है ना। कास्ट सेंसस मतलब कहने का कि कास्ट सेंसस से मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि देखिए, जब किसी जाति के आधार पर ही आपको बताना है, ठीक है, कि भाई कितने लोग हैं, ये तो पता होना जरूरी है, तभी तो बता पाओगे कि जब इतने लोग हैं और इसमें से इतने लोग फायदा उठा पा रहे हैं, तभी तो आप पूरी तरह। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या था कि जनसंख्या पता चले, और जनसंख्या भी किस तरह की कि कास्ट से रिलेटेड जनसंख्या, कास्ट सेंसस होना चाहिए। लेकिन क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कास्ट सेंसस हो, क्योंकि देखिए कास्ट सेंसस का एक नुकसान भी है, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा कि इतने इतने लोग इतनी इतनी कास्ट पर हैं, और ये क्लैरिटी जैसे ही आएगी तो रिजर्वेशन की मांग और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो भी है, तो इसलिए सरकार ने ये चीज नहीं आने दी और जिसकी वजह से ये चीजें डिले हुई। ठीक है, खैर फाइनली अभी आई है, और आपको जो ध्यान में रखना है, तो रिपोर्ट अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। ठीक है, पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, ये नहीं पता है कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं। ठीक है, सारी चीजें तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई। तो खैर इसका अगर हम बैकग्राउंड में आपको बताऊं, तो जी रोहिणी जो कमीशन है, इसमें 3 बातें इनमें कही गई। ठीक है, आपको क्या क्या करना है, तो जिसमें से पहली चीज है वो क्या है? पहली चीज है यहाँ पर कि कितनी यहाँ पर जो जातियां हैं उनके बीच में असमानता हो रही है, उसको बारे में पता करना है। किस तरह की असमानता? असमानता, ठीक है, असमानता मतलब इनइक्वालिटी जो किस किस तरह की हो रही है, एक तो वो चीज आप पता करिए। दूसरी चीज यहां पर ये कही इनको, दूसरी चीज जो यहां पर ये कही, वो ये कही गई कि आप एक साइंटिफिक अप्रोच बनाइए। साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच बनाइए। किस चीज के लिए? यहां पर कहा गया कि आप एक साइंटिफिक अप्रोच बनाइए ताकि उससे हम क्या कर सकें? सब कैटेगराइजेशन कर सकें कि इस आधार पे भाई ये असमानता हो रही है, तो असमानताओं को पता करो पहले, और फिर एक साइंटिफिक अप्रोच बनाओ जिसके बेसिस पर आप सब कैटेगराइजेशन कर पाओगे। और तीसरी बात जो यहां पर कही गई कि फिर उसके बाद फाइनली आप कि किस कम्युनिटी को किस में डालना है, वो फिर आप इसी अप्रोच के आधार पर डिसाइड करो कि किसको, किस कम्युनिटी को, मतलब किस जाति को किस में डालना है। ठीक है, किस में डालना है, ये बात आपको पता करने की जरूरत। तो ये 3 चीजें इसमें कही गई। 2020 में क्योंकि यहाँ पर कास्ट सेंसस का एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी कि 2600 इसमें जो कितने 2600, ठीक है, 2600 जो यहाँ पर जातियां हैं उनमें आपको सुधार करना है, सुधार। ठीक है, ये 2020 में ये वाला पॉइंट और ऐड कर दिया गया था। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ऐड कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जब इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई रिपीटेशन हो, है ना, इसमें अपने आप में कोई अलग अलग तरह की प्रॉब्लम चल रही हो, तो जो भी प्रॉब्लम है वो चीज आपको पता करना है और उसमें सुधार करना है, और फिर उस सुधार के आधार पर आपको ये अपनी रिपोर्ट लेकर के आना है। ठीक है, तो ये मामला है, तो जिसकी वजह से ये जो सब कैटेगराइजेशन है, और इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य यही है कि जितने भी लोग इस कैटेगरी में रखे गए हैं वो सभी लोग इसका मतलब इसका यूज कर पाए। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा तो 2005 में क्या हुआ है? 2005 में आपकी एक चेन्नैया ईवी चेन्नैया, नाम सुन, ईवी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा। ठीक है, ईवी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है जो, उसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह बात साफ कही थी कि एससी और एसटी के अंदर, एससी और एसटी के अंदर सब कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब कैटेगराइजेशन की जरूरत नहीं। हालांकि 2005 की बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरह का सब कैटेगराइजेशन ठीक नहीं है, कि अब इसमें भी पहले से ही इनको दे रखा है कि इतने % इनको मिलना है, और उसमें भी आप बांट दो कि 10% इस वाली जाति का, उससे 5% इस वाली जाति का, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इसमें बदलाव कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि इस जजमेंट में अब बदलाव करने की जरूरत है और इस तरह के कैटेगराइजेशन की अब जरूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस सुविधा से
मतलब सुविधा का सही प्रयोग नहीं कर पा रहा है, सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें इसमें भी आई फिर कि ओबीसी में भी अब सब कैटेगराइजेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल की गई हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहें तो ये ग्रुप है जिसका QR कोड को आप स्कैन करके डायरेक्टली ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और ये चैनल का QR कोड है जिस पर आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप स्टडी IQ में कोई भी कोर्स परचेस करना चाहें तो ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करें, तो सबसे कम दामों पर वो कोर्स आपको मिल जाएगा। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।